नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। वीडियो नंबर मोशन गति। वीडियो नंबर छोड़िए ना, वीडियो नंबर 2। दोस्तों ध्यान बनाए रखिएगा। और एक मोटिवेशन लाइन है, जो क्वेश्चन से खेलेगा वही परीक्षा में खिलेगा। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। चलिए, इसमें चैप्टर है गति, फिजिक्स का आ गया ना। क्लास कौन था? 9th क्लास का। क्वेश्चन है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस या किन रूपों में की जा सकती है? तय की गई दूरी और विस्थापन। तय की गई दूरी और विस्थापन। किसी वस्तु को प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। सही है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड है। चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण होता है। वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? चंद्रमा पृथ्वी की गति। चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। सरल रेखा में जो चलेगा ना, उसमें त्वरण नहीं होता है। सरल रेखीय गति में त्वरण नहीं होती है, वृत्तीय गति में त्वरण होता है। अगला चैप्टर आइए, बल तथा गति के नियम। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। अगला है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। अगला, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, भारी वस्तु का ज़्यादा होता है। अगला, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान कैसे समान होगा? सबका द्रव्यमान तो अलग है, मास का वैल्यू तो सबका अलग है। आप बोल रहे हैं, आप दूसरा चीज बोल रहे हैं कि वो मतलब स्थान चेंज होने पे क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए चीज आता है, तो वहाँ द्रव्यमान उसका नहीं बदलता है, आकार या आयतन बदलता है। भार बदलता है, द्रव्यमान वही रहता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सही है? गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर वस्तु द्वारा आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल के दिशा में होती है। सही है। तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होती है। सही बात है। पहला से मन कर चलिए बल का परिभाषा, दूसरा से फार्मूला, तीसरा प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बल का SI मात्रक क्या है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। बल का न्यूटन। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है सही है। तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग में होती की होती है। ये सही है। सही है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तन या संरक्षित रहता है। सही है। सही है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का किलोग्राम SI मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, संवेग और आवेग का दोनों का बराबर होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण है? लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का अपने पीछे की तरफ हाथ खींचना। हाथों को पीछे की ओर ये दूसरा। देखिए 1 नंबर में, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगने पर शरीर आगे की ओर चल जाना, ये किसका है? प्रथम है, जड़त्व के नियम। जड़त्व का नियम है। चालू होगा तो आगे की ओर अति झुकिएगा, ठीक ना। ब्रेक लगेगा तो पीछे को झटका खाएगा। चालू हुआ तो पीछे हाँ, पीछे की ओर। ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झटका खाएगा। अगला क्वेश्चन, समय बढ़ाने के लिए करता है, पीछे की ओर खींचता है। हाँ जो करता नहीं। गति कम होगा, तो ज़्यादा समय मिल जाएगा वेग कम करने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो से है? इससे है द लिटिल बैलेंस, मैसेंजर, स्टोरी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। न्यूटन के 4 पुस्तक के नाम में पढ़िए तो क्या क्या है? सॉरी, हाँ, गैलीलियो के द लिटिल बैलेंस, अ स्टोरी मैसेज, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी, लेटर्स ऑन द ऑन स्पॉट। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका कौन सा? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटी, ठीक ना। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। इस बात को निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? गति के दूसरा नियम। गति के दूसरा नियम वही समानुपातिक होता है ना। ऐसा करके आएंगे। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी होता है सही अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, पढ़िए ना। वही होगा। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था? 2 नंबर। हाँ? 10 का 2। चलिए क्वेश्चन चैप्टर गुरुत्वाकर्षण था ना। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत वाला वो होता है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब बड़का जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 6.673 × 10 to the power -11। 6.673 इंटू 10 to the power 11। देखिए इसका खोज किसने किया था? जी था, क्या नाम? हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। जी का खोज किया था, जी का मान दिया था। जी का मान दिया था। खोज भी माना जाता है उसी का बड़का जी वाला। हाँ, इसका मान कहीं नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन आए रवि जी। हाँ समझिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी पूछा हुआ है सर, याद रखिएगा। घनत्व का
केजी पर मीटर की केजी पर मीटर पर क्यूब। जब पूछ देगा दाब का तो होइएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रत्येक अंक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को चाप करते हैं। जी। अगला क्वेश्चन, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होता होगा? कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। जब कह देगा में कहेगा ना निर्वात में छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ गिरेगा निर्वात में। चलिए अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही बोला, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। सही है। 1 नंबर वाला गलती का है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूर बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुव से विषुवत की ओर घटता है। देखिए उल्टा दिया हुआ है, विषुवत से ध्रुव की ओर घटता है। ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, विषुवत पे बढ़ेगा। इसका फार्मूला होता है ना G=Gm/r²। तो r ध्रुव पे जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा, तो जी का मान बढ़ेगा। तो जी का मान बढ़ेगा तो ध्रुव पे तो जी का मान ज़्यादा हो जाएगा ना। वही तो ध्रुव पे है ना। हाँ, जी का मान ज़्यादा है ना। वहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो ना ध्रुव पे ज़्यादा होता है। वही तो उल्टा कर दिया है। आप लोग तभी कहाँ इस पे रहती किए, बोले ना कोई नहीं रिएक्ट किए। क्वेश्चन जो है ना सर, कहा ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर घटता है, तो विषुवत की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा। ऊपर से नीचा घटता है, नीचा से ऊपर जाता है। सुनिए ना, जी का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुव से विषुवत ओर के आएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत की ओर जाएगा तो घटेगा, बढ़ेगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर जाएंगे तो घटेगा। जो दूसरा स्टेटमेंट परंतु ध्रुवों पर विषुवत की ओर आने पर बढ़ता है, सही है। पोल पर ज़्यादा होता है। हाँ, पोल पे ज़्यादा होता है। इसका ये फार्मूला नहीं देखे हैं, G=Gm/r²। ध्रुव की ओर जाएंगे तो त्रिज्या का मान घटेगा ना, तो जी का मान बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही बोला, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ठीक है। ऊपर वाला देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। वो तो गलत है, आपको अपकेंद्रीय लिखा हुआ है। सॉरी अपकेंद्रीय है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। चलिए अच्छा बताइएगा, दूध में ये सब में काम करेगा। क्वेश्चन अगला, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा कितना? 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन कथन मतलब घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से की जाती है। त्रिक नियम से उपयुक्त किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से किया जा सकता है? पृथ्वी से बांध कर रखना, ग्रेविटी के कारण तो पृथ्वी पर हम चल पाते हैं। ठीक है। देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार-भाटा आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये मतलब देख रहे थे कि इसमें हाई कि नहीं, बृहद ज्वार-भाटा कब आता है, लघु वाला कब आता है? बृहद तो शायद पूर्णिमा से ज़्यादा बृहद ज्वार-भाटा तब आएगा जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही मतलब लाइन पे होगा। हाँ, एक ही दिन होगा तब बृहद। 90 डिग्री पे होगा तो छोटा होगा, तब छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? एरिया बढ़ेगा तो जो है प्रेशर कम जाएगा। बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों ही घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? किसी तरल या द्रव में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। सही है। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही है। हाँ, आदर्शता में हाइड्रो यह ना 2 नंबर कम घनत्व पर तैरता है। कम घनत्व पे द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव पर तैरती है, नहीं कम घनत्व वाला तैरती है। जिसका कम घनत्व ऊपर आ गया, जगह ज़्यादा घनत्व नीचे चल जाएगा। क्वेश्चन 10 नंबर पढ़े हैं ना, इसका आंसर बी में है। बल्ले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है, लेटेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बल्ले पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का, देखिए 2 बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। एक बार हम पहले डीए मारे थे, लेकिन फिर सभी लोग उसको जो है ये मरवा दिए हैं। क्षेत्रफल तो फिर घट ही नहीं सकता, जब हम सूतेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। हाँ, तो सवाल ये तो होगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि एक बार ए मारे थे तो फिर सारे लोग फिर ए मरवा डी मारे थे तो सारे लोग ये मरवा दिए। एक्सप्लेनेशन से क्लियर दिया हुआ है। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आगे बोले कि जब ये एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। देखिए उसी टाइम सुनिए ना, आधा वाला देखिए, परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है। भार में कमी तो होगा करेगा, डी में है ना, परंतु भार में कमी हो जाती है। डी ऑप्शन पढ़िए ना, बल योग पृष्ठ। सुनिए ना, अभी आपका वेट है मान के चीज़ 40 kg, लेट जाइएगा तो कम। चलिए ये सही है, छोड़िए ना, ये सही है, सही है। लेट जाइएगा तो भार कम हो जाएगा। ये सही है। 2 बार क्या हुआ? बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार, सुनिए ना, भार आपका कैसे सही है, सही आंसर। हम कहते किसी कीमत पर सही नहीं होगा, क्षेत्रफल घटिया नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, डिस्कशन हो चुका है अभी, ठीक ना? सब ठीक है, आप लोग कर रहे हैं तो मान लेंगे बातों को, लेकिन इस दुनिया में कोई फिजिक्स नहीं साबित करेगा कि हम लेटेंगे तो क्षेत्रफल घटेगा। क्षेत्रफल तो नहीं, आगे भी तो पढ़िए इसका। ले लेंगे साल तो बताइए। परंतु व्यक्ति का भार में कमी होगा, लेटेगा तो कमी कहाँ से होगा? नहीं, भार तो कम नहीं होगा, बात उसमें डी ऑप्शन नहीं भार नहीं कम होगा, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना, सब लेटने का क्षेत्रफल बढ़ता है। ऑप्शन के अनुसार चलिए, ठीक ना? ठीक है। बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति के भार दोनों घट जाता है। क्षेत्रफल तो बड़े अथवा हुई ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का क्षेत्रफल तब ये तो कह रहा भार घट जाता है। ये तो ऑप्शन वही कहना है घट जाता है। आप एसके झाड़ को बोलिए, आंसर घट जाता है सर, भार सब जगह बदलते रहता है। जब मेरा में झूला झूलते हैं तो कैसे होता है? बढ़िया ना, छोड़िए इसको, छोड़िए। जिसको जो मारना है वो मारेगा। फिजिक्स के टीचर से बोल रहे हैं, छोड़िए पढ़ देखो क्या बोलेगी तब झूला वाला पे क्या बोले? हां, झूले वाला को पांचवा क्वेश्चन पढ़ ना, झूला वाला पे भार कैसे घट जाता है? लेकिन ये भी क्या कह रहा है कि सतीश जी कह रहा है कि लेटना पर वजन करना ही घटेगा, लेकिन देर में घट जाएगा ना। और नहीं कह रहा, ऊँट रेत में आसानी से चलता है। आवर्तकाल तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। इसकी बात ऊँट पे कर रहा है कि किस पे बोल रहा है? किसी पे ऊँट पे क्या कह रहा है? ऊँट नहीं, दुनिया में कहीं रेत पर सारे इन्होंने पर एक व्यक्ति कह रहा है। छोड़िए इसको, छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िए क्वेश्चन देखते देखिए अभी क्या करते हैं। 3 बार हुआ इस पर डिस्कशन, पहले मारे थे डी, फिर काट के फिर डिस्कशन हुआ तो फिर ठीक है। अब कैसे हुआ तो फिर दोबारा इसको फिर उतना देर। ठीक है सब छोड़िए, आगे बढ़िए। ये वो क्वेश्चन को लेके इतना नहीं इतना नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को लेके इतना दिमाग नहीं लगाना है। आप में भी शायद पहले डी मारा हुआ होगा, फिर ये मारा हुआ होगा। अरे जो अपना हिसाब से अपना एग्जाम में मारे बढ़िया है। हो सकता है कि सर क्या सोच के दिए वही समझे, छोड़िए क्या हो। चलिए उतना तो फिजिक्स से ज्ञाता है इतना नहीं है, छोड़िए ना, इस क्वेश्चन पे ना इस क्वेश्चन में काटिए दीजिए, काटिए नहीं, उसको रहने दीजिए घेर के। चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं जी बिल्कुल जाओ, चलिए क्वेश्चन 12 नंबर पे आ गए थे ना। रोशन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए लीजिए सर, लीजिए अपनी सतीश लीजिए।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन जो है ना निम्नलिखित उपयुक्त सभी विशेषता निम्नलिखित में से किसकी है? पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन मतलब कैलकुलस की खोज की। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। वो व्यक्ति न्यूटन है। वो व्यक्ति न्यूटन है, मतलब कैलकुलस का भी खोज किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? किसी पिंड पर विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। सही बात है। कार्य होने के लिए विस्थापन या होना जरूरी है। अगला है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सही बात है। सही बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा का देखिए सही नहीं है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल है, सही है। शक्ति का मात्रक वाट है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होना चाहिए। ऊर्जा का भी जूल है। ऊर्जा का भी जूल है। हो गया, चलिए। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है। अगला किसी बाद में दिखा देंगे, घेरा गया हो। अगला किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला चैप्टर आइए ध्वनि। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों है। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संरचन के कारण होता है। सही है ये। माध्यम तो होना चाहिए ना ध्वनि का भी। हाँ सही बात। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता, कोई माध्यम चाहिए उसको। ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। ये भी गलत नहीं बनता है, समझे? ध्वनि तरंग टकराकर ध्वनि रिफ्लेक्ट करता है। ध्वनि रिफ्लेक्ट करता है संचरण के कारण। ध्वनि निर्वात में भी संचरण हो सकता है। गलत है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, लेकिन डिस्टर्ब मतलब ऐसे करता है, जो भी संचरित होते हैं आगे पीछे करते रहता है। एक ऐसे किया ऐसे करके आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? रोडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। इसका व्याख्या किया अल्बर्ट आइंस्टीन। इसे के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। सही है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। प्रबलता से ध्वनि ज़्यादा बेसी कम होगा। तीव्रता ध्वनि एक वाला गलत का है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। पिच बोलते हैं। से होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होता है। ठोस से गैस अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। ठोस से गैस में जाएगा तो घट जाएगा। ध्वनि का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। सही है। और दाब बढ़ने से कोई परिवर्तन दाब वो टेम्परेचर से ही होगा। कुछ मान है उसका देख लीजिए। ठोस में न्यूमेरिकल बनाने की छोड़ दे। देखिए कुछ चीज़ों का देखना
एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? 64 सा 20। जैसे कि किसी में होता है। निकेल में होता है 6440 6040। 6040 स्टील में होता है 5960। लोहा में 5950। पीतल में 4700। कांच में 3980। देखिए ऑप्शन में देता है ना सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस में होता है, तो एल्युमिनियम मारते हैं किस में मारते हैं? स्टील मारते हैं। जब ऑप्शन से आता है हाँ, स्टील है ज़्यादा। जब स्टील भी दे देगा एल्युमिनियम भी दे देगा, एल्युमिनियम मारेंगे। एल्युमिनियम मारना है। मगर अभी तक सवाल बना स्टील पे। स्टील या इस्पात। इस्पात। इस बात रेलवे में नोट में अथी पूछा है सब में। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। द्रव में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो जल में, वो में समुद्री जल में हो। दोनों जल दे ले, समुद्री जल अशुद्ध जल भी दे ले, तो समुद्री जल में ज़्यादा सबसे ज़्यादा समुद्री। गैस कह देगा तो गैस हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा। हाइड्रोजन में सबसे गैस में कहेगा तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा चलेगा। और सर इसका एक कंडीशन है, जो देख रहे हैं ना इसका एक कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है कि जो चाल है ना, जब ध्वनि क्या कहते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा ना, उसका एक कंडीशन है। अच्छा 25 डिग्री वाला नहीं है। अच्छा टेम्परेचर इसका मेंटेन है 25 डिग्री पर रहेगा तब ही होगा। उसी से क्वेश्चन पूछ पे करता है। कहने के लिए नहीं दर्शाता नहीं, लेकिन चीज़ें यही रहती हैं। हाँ यही क्वेश्चन पूछ कर रहा था। 0 डिग्री पे बताइए तब अलग कंडीशन हो जाएगा ये, लेकिन ये है पूछता है प्रकाश की ध्वनि के चल लगभग होम टेम्परेचर पर। होम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री। हाँ तो 25 से 27 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है ना, तो ध्वनि का चाल 0.61 मीटर बढ़ जाता है। 0.61 मीटर देख रहे हैं ना, एकदम वही है ये है। आगे मिलिएगा तो पढ़िए सर आगे। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? ध्वनि बूम पराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न पड़घाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल आवश्यक है। अनुरणन बारंबार परावर्तन से ध्वनि में अस्थायित्व की एक स्थिति है। सही बात है। मतलब कोई ध्वनि सुनेंगे ना तो हमारे कान पे या किसी के कान पे स्वस्थ आदमी के 1/10 सेकेंड तक रहता है। इको वाला देखते हैं बैंड वाला में जो क्या होगा? बोलिए हृदय का जो धड़कन कौन क्वेश्चन? बोले क्वेश्चन कौन? बताइए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ध्वनि। चलिए अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। सही बात है। लबडब। अगला है, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परिवर्तन न हो और ध्वनि स्पष्ट सुनाई जा सके। परिवर्तन का कोई समझ, लाउड स्पीकर काम करता है ना, बार गूंजने के लिए बनाया जाता है। नहीं सिनेमा इसलिए वो व्यक्ति चढ़ाता है उसका। सर देखिए इसमें ये जो है ना छत से इसको लेना देना नहीं है। उसमें जो है ना उसको बनाया जाता है ऐसा कि ऑब्जर्व करे ध्वनि को, रिफ्लेक्ट ना करे। उसमें दिया जाता है परत चढ़ाता है। छत सही है तो वो। लकड़ी के चीरल बांस लेकर बनाएगा ना, तो उसमें चट्टी वाला कपड़ा डाल के बनाएगा। देखिए क्या है, ध्वनि को ऑब्जर्व सुनिए ना करेगा। एक बार सुनते हैं उसका, देख लेते हैं देखिए दूसरा गलत क्यों है। जितना डिस्कशन कर हाँ, क्योंकि सिनेमा हॉल कंसर्ट हॉल तथा सम्मेलन कक्षों की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन की पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। इसका ध्वनि के बार बार परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। ऑब्जर्व जो बनाता है ना ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसमें देता है कपड़ा या फिर कोई फोम देता है ताकि ऑब्जर्व करे, रिफ्लेक्ट ना करे। अगला है, ध्वनि के श्रव्य के परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्राश्रव ध्वनि को सुन सकते हैं। सही बात है। सही बात है। व्हेल तथा हाथी
अवस्रव, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रास्रव ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला, सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य का परिसर लगभग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। देखिए बहुत सारे टीचर लोग जो है ना बताते हैं कि बच्चा नहीं सुन सकता है। चलिए हाँ, अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा प्रास्रव ध्वनियों या प्राध्वनि का अनुप्रयोग है। ऐसे भागों की सफाई जहाँ तक पहुँचना कठिन है, मतलब प्रास्रव ध्वनि से चिमनी का जो है ना कालिक साफ करते हैं। धातु के ब्लॉक पिंडों में दोषी की जांच, सही है। गुर्दे की पथरी को बारीकी कणों में तोड़ना प्रास्रव ध्वनि से करते हैं। अच्छे से तो अल्ट्रासाउंड जो होता है, बच्चा पेट में क्या कंडीशन चल रहा है, हाँ, फिर भी प्राध्वनि होता है। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए प्रास्रव तरंगे उत्सर्जित करता है। सही है। अगला कि वही देख लेते पूरा भी। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगे का उत्पन्न किया जाता है। ये वायु का नहीं है, जल में होता है। गहराई उसका पता साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, इसका फुल मतलब। अगला है क्वेश्चन, पराध्वनि तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पराध्वनि तरंगे से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। सही है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रा सोनोग्राफी में पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। सही है। अगला है मानव कान, मतलब कर्ण, हाँ कान है। श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेत में बदलता है। जी का कान बदलता है, सबका कान बदलता है। चलिए अगला चैप्टर है, हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। खाना टाइम पर नहीं खाना खाते खाने हैं इसलिए होते हैं, और खाना नहीं पचता इसीलिए। पेप्टिक वर्ण, बैक्टीरिया, अल्सर किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। डेंगू वायरस से होता है। हाथी पाँव कृमि के द्वारा, कृमि द्वारा होता है, गोल कृमि होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। लिस्मानिया पोटाजम किसके कारण। चलिए, डेंगू, खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा तथा एड्स वायरस से होने वाला रोग है। सही है। फिलिपो नामक रोग कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई, मतलब कवक से के द्वारा होता है। खाद खुजली समझते हैं ना। खाद खुजली कवक, सब कवक के द्वारा, कवक गंजा। अगला, मलेरिया, कालाजार, लेशमेनिया प्रोटोजोआ से होता है तथा निद्रा व्यवधि, मतलब सोने वाला बीमारी, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। होने वाला रोग। काम सब पापा काम पे सोते हैं, ये उससे होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला, एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। सही बात है। ये वायरस संक्रमण पर भी कारागार साबित होता है। बैक्टीरिया पर काम करता है, वायरस से इंजेक्शन काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। क्षय रोग वायु द्वारा संचारित हो सकता है। सही बात है। हैजा दूषित पानी से संचारित हो सकता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित हो सकता है। ब्लड या स्पर्म जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा दूसरे में नहीं होगा। औरत के लिए दूध भी हो रहा था, बच्चा के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। HIV संक्रमण में वायरस
प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। सही है। गंभीर संक्रमण रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। सही बात है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सही है। अगला चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। सही बात है। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कवच बनाते हैं। कार्बोनेट से अपना कवच बनाते, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। सही है। अगला, वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले विकिरण से गर्म होता है। यहाँ तक सही है, क्योंकि स्थलमंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। नहीं, विकिरण वायुमंडल गर्म करता है। आता है लघु तरंग में, जाता है दीर्घ तरंग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है। दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होता है। समुद्र स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर होता है दिन की दिशा में। रात में स्थल से समुद्र की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जलवाष्प के संघनन में धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। सही है। अगला, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। यह सड़े गले जीवों का अंश है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। यह मृदा को सरंध्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव स्वरूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। सही है। बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र के संदर्भ में विचार कीजिए। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। सही बात है। जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उसके द्वारा लौटती है। सही बात है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है।
सभी जीव के लिए है। नहीं, सभी के लिए सभी बैक्टीरिया त्वचीय ऑक्सीजन जहरीली हो जाते हैं। बैक्टीरिया और त्वचीय बैक्टीरिया के लिए देखिए नीचे जहरीली हो में, जाता है। क्योंकि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ जीव मुक्त बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्साइड द्वारा जहरीले हो जाते हैं। ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। होता है मतलब बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन होती श्वसन है, भी करता है। शोषण करता है। अगला, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है। यह एक विषैली गैस कैसे? है। सही बात है। O3 विषैली गैस है। नहीं, यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। सही है। देखिए दूसरा, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक अभेद परत बनाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उसको छेदे कर देता है। अगला क्वेश्चन चैप्टर है खाद्य संसाधनों से सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। चलिए दोस्तों, क्या क्या है देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चावल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। मूंग प्रोटीन, प्रोटीन। मूंगफली से वसा, वसा, सूरजमुखी से वसा, दाल से वसा, जो ऑयली होगा लगभग वसा का काम करेगा। दाल से प्रोटीन। प्रोटीन जो कि शशि जी भरपूर लेते हैं। हम पी लेते हैं एक गिलास। अगला, निम्नलिखित में कौन से चारा फसल है? बरसीम, जई, सूडान घास उपयुक्त सभी। सूडान घास सभी उपयुक्त सही। बरसीम, हाँ समझते हैं बरसीम तक होगा। बरसीम पता नहीं है। जई हम जानते हैं। जय सूडान घास नहीं पता है। सूडान घास ये बरसीम जो होता है ना, बरसीम जो होता है ना, ये 3-4 बार काटा जाता है। इतने बड़े तो रहबे करता है। हैं इतने बड़े बरसीम बरसिंग तो इतने बड़ा था, काटना शुरू करता फिर उभरते रहता है। नहीं, जनेरा। वो सुदान हो गया सर। बड़का जो करो सुदान है। अच्छा सुदान है वो। हाँ, बरसिंग छोटे छोटे लपेटले रहता है। बाढ़ और में होता है। हाँ, मनोज बाबू की तरफ होता है। यहाँ बाढ़ जय तो गहूम के पड़ोसी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ के फसल का सही युग्म नहीं है? उड़द और सोयाबीन एक खरीफ फसल है। गेहूं और धान है रबी और खरीफ का है। उड़द और सोयाबीन, नहीं है। उड़द हो जाता खरीफ, सोयाबीन हो जाता रबी। समझो पसंद नहीं कर रहा है। रबी और ये कोई इसमें दोरा नहीं है। अगला चैप्टर पे आते हैं क्वेश्चन पे। आइए। सरसों और अरहर भी है। तुरंत किसको कहा जाता है? हैं? तुरंत दाल नहीं होता है। दाल नहीं, बहुत मजा आता है। उड़द का दाल खरीफ फसल में आ जाता है। सोयाबीन रबी फसल में आ जाता है। सरसों हो जाएगा फिर रबी फसल में। अरहर हो जाएगा फिर खरीफ फसल। सोयाबीन भी रबी फसल, तो खरीफे फसल है। कौन? सोयाबीन उड़द दोनों। हाँ, ये दोनों वहाँ कहना सर समझे क्वेश्चन को, में एगो रबी एगो खरीफ दोनों है। काम कर रहे हैं। ये जो है ना बी वाला उड़द और सोयाबीन जो है ना दोनों एक के फसल है। ये गेहूं और धान जो है ना, गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी हो गया ना। धान जो है ना खरीफ की खरीफ फसल हो है। गया। उड़द भी हो गया। कौन जोड़ा नहीं है? सरसों और अरहर, सरसों रबी की फसल सोयाबीन है ना, दोनों खरीफे फसल में आता है। चलिए आइए आगे। नहीं करा चलिए। समझ गए थे तो समझा नहीं रहे थे कि ये हो गया ये हो गया। चलिए अगला फिर क्वेश्चन, बात किसे पाएंगे? अलसी बताइए, अलसी किस में आएगा? तीसी होता है रबी फसल होगा। रबी असली असली अलसी अलसी है वही है। तीसी को कहते हैं रबी में आता है, जहाँ दलिए दाल होता है ना उसमें। है तीसी दाल तेल निकलता है। मगर उसी समय बंद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। बात सही है। देखिए ऊपर वाला, पौधों को वृहत पोषक की प्राप्ति जल से होता है, मिट्टी से होता है ना, जले से नहीं होता है। हवा से कार्बन जलों डाइऑक्साइड से होता है, कुछ कुछ होते नहीं करता पोषकों की है। प्राप्ति मिट्टी से मिट्टी से होता है। ज़्यादातर जल से तो मिलने ऑक्सीजन उसको मिलता है। देखिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। मृदा में देखिए वृहत पोषक में इसका कौन कौन होता है? NPK हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म वाला में हो जाता है आयरन, मैग्नीशियम,
बोरान, बोरान, जिंक, जिंक, कॉपर, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। मोलिब्डेनम, क्लोरीन। 17 को होता है टोटल, 16 को। अगला क्वेश्चन है, खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केंचुए की सहायता से तैयार की जाती है। सही है। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। सही है। सही है। इसको आसान करना है। ढैचा है दोनों चीज़ सर, इसको करते हैं लोग। मूंग के फसल को भी नहीं देखते, मूंग तो ही सब नाम जो किताबी भाषा में है ना, वो तो ढैचा है। एक और बड़ा अच्छा नाम उसका है। अगला देखिए, गलत पढ़े। यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या बोले, खाद के संदर्भ में विचार कीजिए। ये रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाती है, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं, चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखबे करता है, लेकिन बढ़ाता घटाता ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। कार्बनिक कृषि में, कार्बनिक खेती में देखिए, कार्बनिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशी के रूप में किया जाता है। हल्दी, नीम के पत्ती। हल्दी और नीम के पत्ती। नील हरित, ये जैविक खाद है। नील हरित सवाल है ना, नहीं देते नहीं है। खाद ही थोड़ी है मर्दे। ये तो ये कहता है कि नीम का पत्ता डालेगा तो घुन कीड़ा कम लगेगा, नहीं लगता, घुन हम लोग कहते हैं, तो कम लगेगा, इसलिए यूज किया जाता है। अब जो परिरक्षण के तौर पे किया जाता है। नील हरित सवाल के बारे में बोले जैविक खाद। अगला क्वेश्चन, फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। मिश्रित फसल, इसमें क्या होता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल होता है। देखते हैं हम लोग, गेहूँ में सरसों लोग बो देता है। हाँ। अंतरा फसलीकरण, इसमें क्या होता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना। सही है। फसल चक्र में क्या होता है। किसी खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना। सही। कुछ और कर दिए, अगला साल कुछ और कर दिए, फिर और कर दिए। अगला क्वेश्चन है, फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। खरपतवार पोषक तत्वों का उपयोग कर पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। सही बात है। ग्रीष्म काल में हल से खेतों की जुताई खरपतवार की एक निरोधक वृद्धि है। अगला सूख जाएगा, जोत के छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन देसी गाय की नस्ल है। रेड सिंधी और साहिवाल। रेड सिंधी और साहिवाल है। जर्सी और ब्राउन विदेशी नस्ल है। साहिवाल भी तो पाकिस्तानी है, वो देसी है, गुजरात में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंडा पालन, मुर्गा पालन। मुर्गा एक साथ पालना। अंडों के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। बिल्कुल सही है। मतलब अंडों के लिए लेयर मुर्गी, लेयर अंडों के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। मांस के लिए ब्रोलर चूजों को पाला जाता है। ठीक है। ये अंडा नहीं देता है। अगला है, बॉयलर लोगों को कहते रहता है। अगला है मीरीकल्चर का संबंध। मीरीकल्चर है दोस्तों, भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। भोजन के लिए समुद्री मछलियों के। मीरीकल्चर किसे कहते हैं। सागरीय कृषि को मीरीकल्चर कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों।
अगला चैप्टर है विज्ञान, जो कि 10वां क्लास में है, आ गए हैं। जाने दीजिए। 10वां नहीं पास कीजिएगा। आप 10वां के पढ़ाते कि पास करती है? पढ़ाइए के बाद पढ़ाइए के ना पास करेंगे। पास पढ़ाएंगे, आप पास करवाएंगे। चले 2-4 पेज करते हैं इसमें। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है पहला चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। सही है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला, किसी पदार्थ का उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सभी ऑक्सीडेशन का अथी होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगला, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन उपचयन था। अच्छा, ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला है, बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। चमक आ जाती है, लाइट बढ़ जाता है उसके बाद। बिना बुझा हुआ, नीचे वाला बुझे हुआ है ना, CaOH बुझे हुए चूना होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। छेपी है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा निकल। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। बैगनी रंग का होगा। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, मतलब उदासीन होगा। लिटमस पत्र बैगनी रंग का रंधक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिपेचन पौधे से निकलता है। लिचेन पौधा से निकलता है। किस पौधे से? थैलोफाइटा समूह के। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, किस रंग का होता है? बैगनी। वही पढ़ना था, थैलोफाइटा समूह के निकलता है, ठीक ना। थैलोफाइटा में ही शैवाल और लाइकेन आता है। अगला, अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही बोला, अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 नंबर कह रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार कड़वा होता है। इसका अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार कड़वा होता है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। सुधार के पढ़े हैं। इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, अनिल। ABR भी है। हाँ, ये ना सीखना चाहिए सर। क्या अनिला कहले अनिल। इसमें ABR में कभी उल्टा हो जाता है। पहले RBA लिखेगा, RBR लिखे, उल्टा कभी हमसे हो जाता है। इसलिए पहले अल्फाबेट में A आता है ना, उसके बाद B आता है, तब R लिख दीजिए। हाँ, ये भी हाँ याद रखने का हो गया, ABR। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। हाइड्रोजन।
अगला है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक हल्दी एक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। देखिए इसमें कौन कौन प्राकृतिक सूचक है, बहुत सारे प्राकृतिक, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ रंग के परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति का किया जाता है। हल्दी तो याद था, लाल पत्ता गोभी भी याद रखना है, हल्दी तो चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। मानव उदर देखिए इसमें एक और पॉइंट है, तीसरा संश्लेषित सूचक के रूप में अम्ल एवं क्षार के जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे कि मीथेन और मेथिल ऑरेंज, फिनाइल फेनोक्थिलीन का भी उपयोग किया जाता है। मानव के द्वारा ये बनाया गया है। आप उसने यही से पढ़ के ना बोल रहे थे ना, नेप्थिलीन। हाँ यही हम बोल रहे हैं। नेप्थिलीन ऊर्ध्वपातन होता है। फिनोल्फथलीन हम बोलना चाहेंगे। हाँ अगला, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहले सही वाला पढ़ते हैं। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। सही बात है। देखिए नीचा वाला, एसिड का उपयोग किया जाता है। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायता होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। जाता है। सल्फ्यूरिक का क्या बोलते हैं, बैटरी वैटरी में रहेगा तब ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब निकालता है। जब गैस बनेगा तब बेकार की जगह खट्टा तो शांत करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। नीचे वाला, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होते हैं। सही बात है। इसमें देखिए बीच वाला, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही कम अधिक होता है। उतना ही कम होगा। जितना हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो पीएच मान कम होगा। उतना ही खट्टा हो जाएगा चीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। सही है। वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। सही बात है। 7 से नीचे है ना, सही है। हो जाएगा। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। लार का कितना होता है? कम जाता है। 4 से जब कम जाएगा ना तो वही दांत 6 बढ़ जाता है। यानी लार का होता है 5.5 से 5.7। का पीएच मान 5.5 से कम से कम होगा। हुआ तब अच्छा होता है। पीएच मान में तंका का डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पदार्थ है और पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5। बहुत जगह 4 देता है। हाँ, बहुत 7 बुक देखिए तो 7.4 देता है। सिंगल दूध का कितना होता है? दूध का 6.4 होता है। दूध भी अम्लीय होता है। अम्लीय नहीं होता है, 5.5 से ऊपर जाएगा ना तो पूर्णतः अम्लीय नहीं कह सकते उसको। अम्लीय होता है। सांद्र अम्लीय उसको कह सकते हैं। पूर्णतः अम्लीय होता है दूध तो फटिए जाएगा। दुर्बल अम्ल होगा। आप दुर्बल हम कह सकते हैं आप उसको। मानव लार का कितना होता है? 5.5 से 5.5 से 7.5। मानव मूत्र का? मूत्र का होता है 6.5 से नींबू रस का? 2.2। 2.4। जठर रस? 1.2। रक्त? 7.4। शुद्ध जल? 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। सबसे ज्यादा सोडियम। टीचर ट्रिक बताया नहीं,
तो गाना है 2-4 को नींबुआ लटकाए ये रहा है। 2.4 हमको नींबू का हुआ। सबसे ज़्यादा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग। जितना बात बोलते हैं हमको दिमाग में आता जाता है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है। आइए, मधुमक्खी का डंक में क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है या मेथोनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल होता या है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इमली में, टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सिरका में, एसिटिक अम्ल होता है, और छूट गया कौन? संतरा और नींबू में, सिट्रिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में, लैक्टिक अम्ल, सब हो गया। फॉर्मिक अम्ल, चीटी का डंक में हो। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। मेथोनोइक या फार्मिक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेटल पौधे के तत्वों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक या अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। डंक वाला जितना कहेगा ना तो मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगला है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? पहले सही वाला कर लेते हैं। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है। सही बात सही है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्लोरीन के उत्पादन के लिए किया जाता है, न कि विरंजक चूर्ण के उत्पादन में। दोस्तों आगे आइए। कौन हसन कलेवर षड्यंत्र में इसका किया जाता है? देखिए, नीचे वाला गलत का है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता नहीं है। दोस्तों, क्लोरीन के उत्पादन के लिए में किया क्लोरीन जाता का है। उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण के। क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा वाटर अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, धवन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता सही है। बात है। धवन सोडा का। नीचे वाला देखिए, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। सही बात है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। बिल्कुल सही है। साबुन जो रहता है ना, उसमें मिला हुआ रहता है। किसमें? सरफ में, कपड़ा वाला साबुन में, सरफ में तो वही ना होती, इसी में से साफ होता है कपड़ा। साबुन साफ हो जाता है। बताइएगा, जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है और किसके कारण, कैसे इसको दूर करेंगे? कैसे के? जल का अस्थायी कठोरता, सोडियम कार्बोनेट। इसका देखिए, जल का अस्थायी कैल्शियम और मैग्नीशियम करके होता हाँ, है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का डाइक्लोराइड। बाई कार्बोनेट के कारण होता किधर क्वेश्चन है? हम बता रहे सर। तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाँ, ध्यान रखिएगा ये वाला। और अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट के कारण। इसको दूर कैसे करेंगे? उबाल करके या बुझा हुआ चूना के द्वारा। देखिए, अस्थायी कठोरता होता है किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के क्लोराइड के कारण से होता है। इसको शुद्ध करेंगे, परम्यूटरी विधि होता है। परम्यूटरी विधि होता है। दोनों कठोरता जब दोनों हो जाएगा, दोनों कठोरता दूर किया जाता है तो धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के कारण से। अस्थाई और अस्थाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए सल्फेट होता ना, अस्थाई रहता है तो सल्फेट 100 दोनों में सेम है। अस्थाई तो सल्फेट के क्लोराइड के कारण, दोनों में मेरा उल्टा हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं।
जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को परित्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 केल्विन पर। जिप्सम का फार्मूला हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होगा जिप्सम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। 373 केल्विन के साथ गर्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है धातु एवं अधातु, चैप्टर आ गया है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अघात वर्धता धातुओं को पीटने पर उसके पतला होने का गुण है। सही बात है। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता है। ध्वनि कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातु है। सही है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर। सोना और चांदी का अघात वर्धन सबसे ज्यादा होता है। सोना का ज़्यादा होगा ना, सोना का सबसे ज़्यादा होता है। वो विद्युत वाला कहेगा ना चालकता किसका है, तब चांदी का ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। और अधातु बोला है। हाँ। अधातु ब्रोमीन, अधातु पारा। अच्छा, वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। 1 ग्राम सोने में कितना किलोमीटर खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर। देखिए, जब पूछेगा कौन सा अधातु है जो चमकीला है, आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। पहला वर्ग वाला धातु क्षारीय धातु। सोडियम पोटेशियम। देखिए, सोडियम को काटा जाता है, लिथियम को काटा जाता है, पोटेशियम को काटा जाता है चाकू। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आयोडीन अधातुओं की समान भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, जबकि अधातु चमकीला नहीं होता है, अपवाद में है। अगला देखिए, हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्रकृति का होता है। प्राकृतिक पदार्थ सही है। इसका जो है ना हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है हीरा का? sp3। चलिए अगला है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत के कुचालक होता है। सुचालक है, सुचालक। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। विद्युत का कुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट सुचालक होगा। कल तो रवि जी बोले थे, पेंसिल को दे के अभी अच्छे कीजिएगा। सही है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट कुचालक होता है कि सुचालक होता है? अभी होता बोल रहे कुचालक। सबसे पहले आप किया करंट जाता, वही इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड कंडक्टर होता है वही सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? चांदी अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सही है। चलिए अगला इसी में स्टेटमेंट है, सोना जल की किसी भी अवस्था में मतलब ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। सही है। ऊपर वाला, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। सभी का नहीं होता, अधिकांश का होता है। अधिकतर तो क्षारीय होता है। अधिकांश धातु ऐसा होता है जो होता है ना, क्षारीय होता है, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक इसके जो ऑक्साइड हो गए ये उभयधर्मी होता है। हाँ, जिंक क्षारीय होता है इसका, और अम्लीय का भी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये तो आयरन और जिंक तीनों होता है।
वही तो बोले एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो होता है ना उभयधर्मी होता है। जिंक ऑक्साइड में सर जिंक जिंक ऑक्साइड का ऑक्साइड हाँ? वही होता है, जिंक के ऑक्साइड सही है, जिंक ऑक्साइड नहीं है। वह गर्मी होगा। और उभयधर्मी का निर्माण कब होता है? अम्लीय और क्षारीय दोनों होता था। परवल अम्ल, परवल परवल छाल। छाल। जब रिएक्ट करता है ना तबे। अम्लीय क्षार दोनों होता है उधर को। कल तो बता रही थी वो चॉकलेट वाली मैम। चलिए क्वेश्चन अगला, हमको पूछी थी क्वेश्चन तो हम बता दिए थे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों जलने लगता है, इसलिए सोडियम को पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? जल में। है मिट्टी के तेल में, किरोसिन के तेल में। केरोसिन, सोडियम फास्फोरस को जल में रख। फास्फोरस को जल में। अगला है एनोडीकरण। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। सही है। अगला क्वेश्चन, समानतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका अपवाद है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हाइड्रोजन देता है। हाँ, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है, लेकिन कॉपर और HCl दोनों अभिक्रिया करता ही नहीं अपवाद में। मतलब देखिए धातु के साथ जब करेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही है बोला ना, कौन सा सही नहीं है? यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण है। देखिए सही बात है। HCl और HNO3 होता है ना। अगर हाइड्रोजन को पहले नाइट्रोजन नाइट्रिक के बाद में कर दीजिए, सही हो जाएगा। हाँ। इतना का अंतर है। 1:3। अभी के अनुसार 1:3 कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ। देखिए हम बताते हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, तो इसमें 3 है, तो इसमें इसका अनुपात 1 होगा। हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, तो उसमें 1 है, तो उसका उनका 3 होगा। अनुपात के लिए यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही है। यह एक प्रबल संरक्षक है। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? पोटेशियम और गोल्ड। सबसे ज़्यादा देखिए पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सबसे नीचे हो जाएगा ये सोना। अगला क्वेश्चन, ये एक हाँ बिट्टू झा बोले नहीं है कि याद कर लीजिएगा, नहीं तो याद करके बहुत कुछ घूम रहा है। बोल दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करते हैं। चलिए अगला, संरक्षण के संदर्भ में, संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होता है। सही है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेपन। अगला क्वेश्चन,
लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होते बिल्कुल हैं। सही है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। सही है, निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। सही है। जैसे साइकिल का वो होता है। निकेल जब मिलाते हैं ना, जंग रोधी के लिए निकेल मिलाते हैं, और कार्बन मिलाते हैं कठोरता के लिए, क्रोमियम किस चीज़ के लिए मिलाते हैं? चमक के लिए। चमक के लिए देखते हैं ना, वो सब चमकते रहता है, कोई साइकिल का डिम्मा नहीं रहता, तो क्रोमियम का ना है। क्रोमियम का नहीं चमकता है। स्टेनलेस स्टील का। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 समांगी मिश्रण है और मिश्र धातु है। बताइएगा पारा और कोई अन्य धातु अमलगम बनाता है। अमलगम बनाता है। पारा के साथ कोई अन्य धातु जब होगा ना तो अमलगम बनाएगा। तांबा और जस्ता पीतल। ये दुनिया पीतल दी। तांबा और टीन कांसा। शीशा टीन सोल्डर। पीतल का होता है पिताजी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अगला पे आते हैं। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। सही बात है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोना का उपयोग होता है। सही बात है। सॉरी 22 कैरेट का। 22 कैरेट 24 में नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा? मुलायम होता है सर। नहीं बनता है। सोना शुद्ध सोना मुलायम होता है। समझ रहे हैं आपको? कभी नहीं बनता है, ये गलत बात बोल रहे हैं। बनता तो है, अधिकतर 22 कैरेट होता है। 24 कैरेट इसका तो सोना बनता नहीं करता है। इसलिए दोस्तों एक्चुअली आप लोगों शशि जी आपका शादी होगा तो जो ना आभूषण नहीं लीजिएगा, सोना वाला बिस्किट आता है। बिस्किट। हाँ बीवी के गर्दन में बिस्किट टांग दीजिए। नहीं सर, सुनिएगा तब तो। अच्छा, बाद में मिलवा लेंगे। तो वो लेके उसका बनवा लीजिएगा। और गहना आप कौन समझ लेते हैं? बाबा जी का घंटा। ज़्यादातर लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं कि चॉकलेट की तरह। चलिए जिनको नेपाल में आपको दिखा रहे हैं 24 कैरेट सोने का नाम बनता है। अरे बात समानता का बात बोला, समानता होता है यार। 22 कैरेट ज़्यादातर लोग 22 कैरेट यूज करता है। आप यही नहीं कि 24 कैरेट। चलिए दोस्तों अगला चैप्टर पाते हैं। कार्बन में उनके यौगिक है। सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है। यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से होता है। सही बात है। सही कैसे है? एक सही है ना। गलत है। हैं? गलत है। इलेक्ट्रॉन सही है। अच्छा सही नहीं पूछ रहा है। हम नहीं देखे नहीं, एक सही है ना। हो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से परमाणु बनता है। हाँ जो ना सहसंयोजी बंध जो होता है, सहसंयोजी बंध, यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बनता है। नीचे बोला सामान्यतः ऐसे संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए सहसंयोजी बंध जो बनता है ना, अधातु के बीच बनता है। देखिए सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक का क्वथनांक अत्यधिक उच्च होता है, नहीं निम्न होता है, दोनों निम्न होता है। क्वथनांक और गलनांक दोनों निम्न होता है। पूछेगा सहसंयोजी आबंध किस में बनता है, तो अधातु के बीच बनता है। धातु के बीच कौन सा बनता हो, ध्यान ना रहा है। अगला कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। सही बात है। विद्युत का कुचालक होता है कार्बन। देखिए सभी कार्बन पर
सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है। सजीव नहीं होती है, सभी संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, परंतु सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती है। ऐसे होता है, सभी संरचना सजीव कार्बन पर होती है। सब सजीव जो है ना कार्बन पे होता है, लेकिन सब कार्बन सजीव है ये गलत। अच्छा, ये वाला कहने का मतलब सभी सजीव कार्बन पे होता है, लेकिन सभी कार्बन सजीव पे नहीं होता सभी है। कार्बन पे सही बात है, सभी कार्बन पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन का होता है 60, फ्लोरीन 60, ये फुटबॉल के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? दोनों सही नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, जिसे यह त्रयामी संरचना का निर्माण करता है। 4 नहीं होना चाहिए, 3। अन्य परमाणु के साथ मतलब बंधन बनाता है, जिससे षटकोणीय व्यूह संरचना कहा जाता है। जो 6 कोण, देखिए इसका ये वाला पढ़ते हैं स्थिर से। कार्बन और हीरा दोनों ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही अंतर होता है। देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आबंध बनाता है, जिसे एक षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण होता है। इसमें एक आबंध 2 आबंधीय होता है। मतलब ग्रेफाइट में 3 परमाणु जुड़ा होता है ना, हाँ, कार्बन से। ग्रेफाइट में 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। सही है। हाँ, हीरा में 4 वाला हो जाएगा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं, जिसे एक त्रयामी संरचना होता है। ग्रेफाइट 2D, हीरा 3D। वो षटकोणीय है। ये कौन सा? ग्रेफाइट षटकोणीय है। षटकोणीय जो व्यूह संरचना है, जिसका निर्माण कार्बन से होता है, इसमें कार्बन सीधा आप इसमें समझाइए कुछ। प्रत्येक ग्रेफाइट कार्बन के 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। इसका संरचना 2D होता है। ये षटकोणीय व्यू वाला होता है। हीरा वाला में देखिए, हीरा के प्रत्येक कार्बन से होता है ना, 4 कार्बन से परमाणु से जुड़ा होता है। ये 3D संरचना होता है। 3D होता है। sp2 sp3 वाला तो जान क्लियर है पहले से। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। कार्बन, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। सही है। अगला क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। सही है। सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त, डबल और ट्रिपल वाला असंतृप्त। एल्किन एल्काइन वाला 2 आबंध अथवा 3 आबंध वाले कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे संतृप्त में मीथेन होता है ना, सब CH4। कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। नहीं, कार्बन संतृप्त वाला उसका पूरा रहता है तो क्या करेगा, और संतृप्त वाला ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। असंतृप्त यौगिक यानी असंतृप्त जो है ना, संतृप्त से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है। अंगूठी में
क्या है? अंगीठी है। अंगीठी। अंगीठी। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। सही है। केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। सही है। दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। सही मतलब कोयला जो जलता है ना, वो ज्वाला नहीं देके अपना उष्मा देते रहता है। हाँ, तो देखते नहीं, सिर्फ लौ देता है, धधकता नहीं है कोयला। नहीं बोला, गैस जलाते तो धधकता है ना, कोयला नहीं ना धधकता। अगला क्वेश्चन, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्र, पौधे तथा जीवों के अवशेष है। मनोज बाबू बताएंगे कौन सा चट्टान से कोयला निकलता है? अवसादी से। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही वाला, साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ये संतृप्त वसा हो जाता है। देखिए, वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। जंतु में संतृप्त होता है, वनस्पति तेल में असंतृप्त। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं वनस्पति तेल खाइए, असंतृप्त वाला खाइए, संतृप्त वाला नहीं खाइए। तेल से मतलब घी, डलडा सब वाला नहीं खाइए। वनस्पति तेल हुआ मतलब असंतृप्त, प्राकृतिक वाला। हाँ, तो ये हो गया सरसों तेल सब आ जाता है। घी मनुष्य वाला, जंतु वाला कमरा ना, जो या तो मनुष्य से निकलता है या जानवर से निकलता है, ओकरा का करना खाइए। वो संतृप्त होता है, उसमें ज़्यादा चर्बी होता है, उसमें ज़्यादा फैट। घी में नहीं होता, वही तो बोले थे। घी हो जाएगा, डलडा भी हो जाएगा, डलडा हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, डलडा भी डालडा नहीं होगा, डालडा नहीं होगा, डालडा वनस्पति, घी होगा डालडा वनस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन डलडा भी मना करता है। हाँ, करता है, लेकिन वो भी संतृप्त में आता है सर। हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, करता है। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? एथेनॉल के संदर्भ में इसका उपयोग टिंकचर, आयोग और कफ सिरप बनाने में होता है। बिल्कुल होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। कैसे करेगा? बर्बादे कर। ये नकारात्मक करता है और कमजोर करता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? गन्ने के रस से मोलेसस मतलब सीरा बनाया जाता है, जिससे किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। जो उसका कचरा निकलता है, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 30% अभी एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सही है? इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में भी होता है। एथेनॉल का शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेस एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सही है सभी एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में।
लगते हैं आचार सुरक्षित इसी से रहता है। क्वेश्चन अगला है, जल की कठोरता के संदर्भ में जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला है क्वेश्चन, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बन के मिशेल प्रकाश को परिकर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसे दिखता है। बन जाता है। इसमें पूछ सब वाला बात रहता है, कैसे साफ सफाई वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक कहलाता है। उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु उसके कारण अभिक्रिया विभिन्न रूप से आगे बढ़ती है। उत्प्रेरक, कैटालिस्ट उत्प्रेरक का काम होता है किसी चीज़ को तेज कर देना। देखिए एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुक्त रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है, एस्टर कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज की साइंस की सीरीज इतना ही तक। कल इसका